नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। सांख्यिकी का टॉपिक अपन लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम को अपन देख लेते हैं कि इसका नाम का मतलब क्या है। सांख्यिकी में वास्तव में संख्यात्मक तथ्यों अर्थात आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या का कार्य किया जाता है। तो देखिए, जो सांख्यिकी शब्द है उसमें ये 5 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब सबसे पहली बात अपने पास ये निकल कर आ रही है कि देखो, ये जो 5 प्रकार के काम किए जा रहे हैं, संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और व्याख्या, वो किसके आधार पर किए जा रहे हैं? आंकड़ों के आधार पर किए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये आंकड़े क्या होते हैं इसकी पहचान करना देखते हैं। आंकड़े वास्तव में सांख्यिकी अध्ययन की मूल इकाई है। देखिए, जैसे अपन मकान बनाते हैं तो मकान में अपन जानते हैं कि जब तक अपने पास ईंट नहीं होगी तो मकान बना पाना बहुत ही असंभव है। अपन पुराने जमाने में पत्थर से बनाते थे तो पत्थर के बिना मकान का बनना असंभव है। तो मकान की जो मूल इकाई है वो क्या होगी? यहाँ पर जैसे ईंट होगी, इसी तरीके से सांख्यिकी की जो मूल इकाई है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्या है? वह आंकड़े हैं। इसके उचित उपयोग से हम जटिल से जटिल समस्याओं को समझकर उनका समाधान तार्किक रूप से ज्ञात करने में सक्षम हो सकते हैं। तो देखिए, इस बात को ये लेकर आया है, तो इसका क्या तात्पर्य है कि जटिल से जटिल समस्या किस प्रकार से हो सकती है। मानकर चले, जनसंख्या जो होती है, पूरे भारत की गिनने का कार्य चल रहा है। अब बताइए, मोटे मोटे तौर पर अपन जैसे मान के चले, अपने राजस्थान की जनसंख्या 1 करोड़ मान के चलिए आप, तो 1 करोड़ डाटा अपने पास हो जाते हैं 1 करोड़ लोगों को। तो उनको अगर हम उम्र वार अलग अलग करना चाहे, एक झलक में देखते ही अगर अपन बताना चाहे कि 18 से 30 उम्र के जो व्यक्ति है वो इतने हैं, तो ये कैसे संभव होगा? यदि आपको दे दिया जाए 18 से 30 उम्र के पूरे डाटा 1 करोड़ लोगों के, तो क्या आप देखते ही बता सकते हैं क्या? नहीं। आप उसको गिनेंगे तो गिनने में तो आपका बहुत श्रम हो जाएगा, ये तो बहुत श्रमसाध्य काम हो जाता है। इसलिए ऐसे अवसर पर सांख्यिकी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। देखिए, आपने देखा होगा कि एक तो अपन इस तरीके का ग्राफ देखते हैं जिसको अपन बार ग्राफ कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि एक दंड के से दूसरे दंड की तरफ जाते हैं तो इसके बीच में कुछ गैप होता है। एक आप देखते आए हैं आयत चित्र, ये इस तरीके से, तो इसमें अंतर क्या है? इनके बीच में गैप नहीं है। एक आयत चित्र से दूसरे आयत चित्र के बीच में गैप नहीं है। दूसरा एक लाइन ग्राफ के रूप में, और तीसरा एक वृत्त के रूप में आप देखते आए हैं। ये 4 प्रकार के ग्राफ आप देखते आए हैं। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको। आप जानते हैं कि जो एक चित्र होता है वह 1000 शब्दों के बराबर होता है। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। आपने देखा होगा, चित्र देखो कहानी लिखो, या तो आपने चित्रों को देखकर कहानी भी लिखी भी होगी और नहीं लिखी है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक चित्र आपको दे दिया जाए और उसके बारे में अगर आपसे कोई शब्द कहने के लिए कहा जाए तो आप उस चित्र को देखकर कुछ कह सकते हैं। तो सेम ऐसा ही कृत्य यहां पर होता है। तो सांख्यिकी में जब अपने पास आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसके बाद में उसका सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, आलेख बनाते हैं। तो आप जानते हैं पहले से ही, इस चीज से आप विदित है कि इन आलेखों को देखकर हम जिस भी कैटेगरी के लिए ये बनाए गए हैं उसके आंकड़ों के बारे में अपन जानकारी देखते ही प्राप्त कर लेते हैं। हमें जो जनसंख्या में जैसे आंकड़े अपने प्राप्त हुए थे 18 से 30 वर्ष के, उन सबको गिनने की आवश्यकता नहीं होती है। 18 से 30 वर्ष के व्यक्ति कितने होंगे वो देखते ही, इन आलेखों को देखते ही अपन बता पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये देखो कितना महत्वपूर्ण काम हो गया। एक, जब अपने को 18 से 30 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या पता करनी थी तो एक तो अपन गिने या फिर एक अपन देखते ही बता पाए। ये बात एक अलग है कि एक बार हमें यह श्रम साध्य काम अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अपन आलेख बनाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बार आलेख बन जाने के बाद में, जैसे पूरे 1 करोड़ लोगों के लिए ये जानकारी क्या है, सुलभ हो जाती है।
उसके बाद में उनको दोबारा इन डाटाओं को काउंट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो देखिए, अब ये जो आंकड़े अपने पास प्राप्त हो जाते हैं, तो हम देख पा रहे हैं, अगर ये आंकड़े देखिए, इसके लिए जो बहुत ही जरूरी बात है ना, वो देखिए, जो दिए गए आंकड़े हैं आपके पास, वह बहुत ही शुद्ध, व्यापक एवं प्रमाणिक होने चाहिए। अन्यथा 18 से 30 आयु वर्ग के जो व्यक्ति है, उनकी संख्या हम सटीकता से नहीं बता पाएंगे। तो बार बार देखो आंकड़ों का नाम अपने पास आ रहा है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ये आंकड़े होते क्या है। तो इसके लिए अपन देखो एक छोटा सा इमेजिन करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में दोहराने का प्रयास करते हैं। तो देखो आंकड़ों का जो संग्रह है वो क्या है, तो यहां संग्रह का जो मतलब है वह सीधा सीधा संकलन से है। संग्रह कह दीजिए, संग्रहण कह दीजिए, संकलन कह दीजिए, ये दोनों इक्विवेलेंट वर्ड है। तो आंकड़ों का संग्रह, देखिए इमेजिन कीजिए, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 4 समूहों में बांट के प्रत्येक समूह को निम्न प्रकार के आंकड़ों में से एक प्रकार के आंकड़ों को संग्रह करने का काम दे दिया जाता है। अपन अपनी क्लास में जितने भी विद्यार्थी है, उसको हमने 4 समूह में बांट दिया और प्रत्येक समूह को ये 4 क्वेश्चन अपन ने दे दिए हैं। ये चारों क्वेश्चन दे दिए 4 बिंदु के रूप में। तो देखो पहले समूह को क्या क्वेश्चन दिया है, अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई पता लगानी है पहले समूह के लिए। दूसरे समूह को अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या पता लगानी है। दूसरे समूह को एक महीने के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या पता लगानी है। और तीसरे समूह को आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या पता लगानी है, यानी कि उनकी क्लास में उनके जो मित्र हैं उनके परिवार के सदस्यों की संख्या पता लगानी है तीसरे समूह को। अब चौथे समूह में देखो क्या है, आपके विद्यालय में या उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाइयां पता करनी है। तो ये 4 क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं। इन 4 क्वेश्चनों से देखिए, सांख्यिकी का जो टॉपिक है वो मैं लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए जोड़ के चल रहा हूं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इसके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसमें अपने को कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस वीडियो के देखने के बाद में आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो 4 समूह के छात्रों को हमने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। अब देखिए इस पर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे कि ये जो 4 क्वेश्चन अपन ने दिए हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे। देखिए क्या हो सकता है इन 4 क्वेश्चन के आधार पर, क्या सूचनाएं एकत्रित करने के लिए उन्होंने संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी, मकान या व्यक्ति से सूचनाएं एकत्रित किया है। पहला तो यह परिणाम हो सकता है कि उन्होंने विद्यार्थी, मकान या व्यक्ति, या जैसे पेड़ की लंबाई पता लगानी है तो वह व्यक्ति से जाकर उसने पेड़ की लंबाई मापी हो। दूसरा परिणाम क्या हो सकता है, उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जैसे कुछ स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित की है। तो देखिए अपने पास जो ये 4 समूह के लिए 4 क्वेश्चन दिए गए थे, तो आप खुद इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि इन चारों क्वेश्चन के जवाब पाने के लिए उस समूह को, उस ग्रुप को सीधे ही स्वयं कार्य करना पड़ रहा है या उस ग्रुप को किसी रिकॉर्ड से सूचना लेनी पड़ रही है। तो हम इस 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो स्वयं सूचना को संकलित कर रहा है, एक जो समूह है वह किसी रिकॉर्ड से सूचना संकलित कर रहा है। इसमें भी देखो स्वयं तो काम कर रहा है, काम तो दोनों ही स्वयं कर रहे हैं, लेकिन इसमें वह जो है खुद, जैसे 20 विद्यार्थियों की लंबाई नापनी है, तो ये जो समूह है, पहला समूह जो है, उन 20 ही विद्यार्थियों की लंबाई स्वयं नाप कर देखेगा। लेकिन दूसरे में अगर वो किसी रिकॉर्ड से सूचना संकलित करता है तो उन 20 विद्यार्थियों की लंबाई पहले से ही उसके अंदर लिखी हुई हो सकती है, वो खुद माप कर नहीं लिख रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इन वर्डों में है, इन शब्दों में है। तो इसी चीज को अपने को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई तो आगे आपके लिए ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो देखिए 20 विद्यार्थियों की लंबाई माप रहा है पहला समूह है, तो ये स्वयं विद्यार्थियों की लंबाई नाप रहा है, इसमें वो किसी रिकॉर्ड को नहीं देख रहा है, तो ये स्वयं काम कर रहा है। अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या को वो देखना चाहता है। तो देखिए
तो वह समूह क्या करेगा, विद्यालय में छात्र उपस्थिति पंजिका को उठाकर 1 महीने की सभी विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को नोट करेगा। देखिए, उसने हर दिन काम नहीं किया है, केवल विद्यालय में जो रजिस्टर उपलब्ध था उसको देखकर उन विद्यार्थियों का नाम नोट किया है। तो ये दूसरे बिंदु की बात आ गई, उसने किसी रिकॉर्ड से सूचना प्राप्त की है। आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, अब उनकी क्लास में जो उनके मित्र है उनके परिवार के सदस्यों की संख्या या तो उसको दिमाग में याद होगी, या वो अगर नया है तो वो अपने दोस्त से पूछ कर लिखेगा। तो इसमें वह स्वयं काम कर रहा है, इसमें वह स्वयं काम कर रहा है, किसी रिकॉर्ड से सूचना एकत्रित नहीं कर रहा है परिवार के सदस्यों की संख्या। फिर है आपके विद्यालय में या उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाइयां। तो यह भी स्वाभाविक है, इसको अपन मान के चले कि उन पौधों की जो लंबाइयां है वह स्केल से माप कर देखेगा। कोई भी वो जैसे बांस की लकड़ी ले लेता है, उसको पेड़ के बराबर नाप लेता है, उसको फिर स्केल से नाप लेगा, तो वो स्वयं काम करके देखता है। पौधों की लंबाइयां नोट करने के लिए वह किसी अन्य रिकॉर्ड को काम में नहीं ले रहा है, इसका मतलब वह स्वयं काम कर रहा है। तो ये दो परिणाम अपने पास निकल कर आ रहे हैं कि एक तो वह स्वयं काम करता है और या वो किसी रिकॉर्ड से सूचना लिखता है। तो देखो ये दो परिणाम मैंने यहां पर लिखे हैं। सूचनाएं एकत्रित करने के लिए उन्होंने संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी, मकान या व्यक्ति से सूचना एकत्रित किया है, यानी कि इसमें वह स्वयं सूचना संकलित कर रहा है। दूसरे में देखिए, उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जैसे कुछ स्रोतों से सूचना एकत्रित की है, यानी कि वह रिकॉर्ड की सहायता ले रहा है। तो ये दो परिणाम अपने पास निकल कर आ रहे हैं। अब इन दोनों परिणामों को देखो और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। स्वयं सूचना लिखता है तो क्या होता है, किसी रिकॉर्ड से लिखता है तो क्या होता है। पहली जो स्थिति है अपनी, जब वो स्वयं सूचना संकलित करता है, नोट करता है, नापता है, मापता है, तो देखो पहली स्थिति में स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। अपने दिमाग में निश्चित उद्देश्यों को रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। देखिए, उसने दिमाग में सोच लिया है कि मुझे पेड़ की जो लंबाई है वो नापनी है, किस प्रकार से नापनी है। उसने सोच लिया है कि मेरे दोस्त के परिवार के सदस्यों की संख्या ये है, तो वो याद है, परिचित है, तो पहले से लिख लेगा, नहीं तो वो अपने दोस्त से पूछ के लिखेगा। तो इस तरीके से वो सूचनाओं को स्वयं एकत्रित कर रहा है। तो इन आंकड़ों को अपन सांख्यिकी में प्राथमिक आंकड़ों के नाम से जानते हैं। अब जो दूसरी स्थिति है जिसमें वो रिकॉर्ड की सहायता लेता है, तो जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, आंकड़े प्राप्त किए गए को, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। देखिए, तो किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, वे आंकड़े अपने गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। यहां द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य नाम गौण आंकड़े भी है, इसलिए यहां पर ये लिखने में थोड़ी त्रुटि है, गौण आंकड़े भी इनको कहा जाता है। तो किसी रिकॉर्ड से अगर सूचनाएं वो प्राप्त करता है तो उन आंकड़ों को अपन द्वितीयक आंकड़े, गौण आंकड़े कहते हैं। इनको इंग्लिश में सेकेंडरी डाटा और इसको अपन प्राइमरी डाटा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सांख्यिकी में ये दोनों शब्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं इन आंकड़ों के संकलन की। अभी तक हमने देखा कि जो आंकड़ों का संकलन है वो दो तरीके से होता है। इसको अपन ने बहुत ही गहराई से समझ लिया है कि प्राथमिक आंकड़े कैसे प्राप्त किए जाते हैं, किन आंकड़ों को अपन प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, जब वो स्वयं संकलित करता है। और जो द्वितीयक आंकड़े हैं, तो द्वितीयक आंकड़े किनको कहते हैं, जब वो किसी रिकॉर्ड से सूचना को लिखता है, संकलित करता है। तो इन आंकड़ों के संकलन के यही दो प्रकार अपने पास निकल कर आते हैं। तो आंकड़ों का संकलन जो है दो प्रकार से किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े सेकेंडरी डाटा।
अब इनको अपन डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। देखिए, प्राथमिक आंकड़े, सांख्यिकीय अन्वेषक इन आंकड़ों का स्वयं या अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार संग्रहित करता है, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। देखिए, इसमें नए सिरे की बात कर रहा है। अगर हम किसी रिकॉर्ड से सूचना संकलित करते हैं तो वो नया सिरे से नहीं मानी जाएगी, वो तो पुरानी हो गई है, उससे वो नोट कर रहा है। नए सिरे से पहली बार संग्रहित करता है। अब रजिस्टर में अगर सूचना अपन संकलित कर रहे हैं तो वो एक बार तो नोट हो चुकी है, अब दूसरी बार का मतलब तो वो पुरानी होगी, दूसरी बार होगी, लेकिन यहां लिखा है पहली बार, तो नए सिरे से पहली बार संग्रहित करता है तो उन्हें अपन प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे कल्पना कीजिए, अभी हमने जो ऊपर सोचा था, स्कूल में विद्यार्थियों का उदाहरण लेकर समूह के रूप में, यदि एक अन्वेषक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना चाहता है, एक अन्वेषक जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना चाहता है, तो कुछ आंकड़े यथा उनके घर की मासिक आय, भाई बहनों की संख्या, आय के स्रोत इत्यादि के बारे में जानकारी वो एकत्रित करेगा। अब इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, विद्यालय में वो जाएगा, प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी से ये बात वो पूछेगा कि आपके घर की आय कितनी है, कितने भाई बहन है, आपके आय के स्रोत क्या है, आप मजदूरी करते हैं, कृषि करते हैं, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, तो वो कुछ भी क्वेश्चन जो भी प्रश्नावली बनाकर लाया उसके अनुसार वो स्वयं क्वेश्चन करेगा और उसको नोट करेगा। तो ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब देखिए, जो प्राथमिक आंकड़ों का संकलन है वो भी हम अलग अलग प्रकार से करते हैं, क्योंकि जब जनसंख्या अगर हमें गिननी है तो उस स्थिति में क्या होता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा इस कार्य को संपन्न करवाया जाना संभव नहीं होता है, तो इसके लिए हमें बहुत अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए अपने को। तो इस तरीके से कौन कौन से कार्य होते हैं जिनके द्वारा हम डाटा को संकलित करते हैं, आंकड़ों को संकलित करते हैं, तो उनकी देखो विधियां बताई गई यहां पर दो। एक तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण से अपन करते हैं, दूसरा है परोक्ष अन्वेषण से। प्राथमिक आंकड़ों का जो संकलन है वो इन दो विधियों से किया जाता है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण से यानी कि वह स्वयं व्यक्ति से उपस्थित होता है, और एक है परोक्ष अन्वेषण से, इसमें क्या है वो स्वयं नहीं करता है, किसी की सहायता लेकर कार्य करता है। जब स्वयं करता है यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण से, और किसी की सहायता से अगर वो सूचनाओं को संकलित करवाता है तो वह परोक्ष अन्वेषण से, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा आपका इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें भी देखिए, जो आपका दूसरा प्रकार है उसमें एक ही प्रकार से सूचनाओं को संकलित नहीं करते हैं, इसमें भी बहुत सारी विधियां हैं, तो उनके देखो पहले तो अपन नाम पढ़ लेते हैं। एक तो है परगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, शेड्यूल्ड टू बी फिल्ड इन बाय इन्यूमरेटर्स, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर, इंफॉर्मेशन थ्रो क्वेश्चनरीज टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा इंफॉर्मेशन थ्रो लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स, विशेषज्ञों के माध्यम से परोक्ष मौखिक अन्वेषण, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन थ्रो एक्सपर्ट्स। तो ये चार जो विधियां है वह परोक्ष अन्वेषण की है। तो देख लीजिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की कुल दो विधियां हैं, एक व्यक्तिगत प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण, दूसरा परोक्ष अन्वेषण से। परोक्ष अन्वेषण में फिर इसकी चार विधियां हैं, परगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा, विशेषज्ञों के माध्यम से परोक्ष मौखिक अन्वेषण के द्वारा। अब अपन डिटेल से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनमें किस प्रकार से किसकी सहायता लेकर व्यक्ति से या किसकी सहायता लेकर कार्य करते हैं, तो वो किस प्रकार से किया जाता है। देखिए,